हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज मैं टॉपिक देखने वाला हूँ। कौन सा देखने वाला हूँ जी? पहला टॉपिक, दैट इज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। यानी हमने टॉपिक कौन सा उठाया हुआ है? अगर बात करो तो मैं टॉपिक उठाया हुआ हूँ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप, या आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग मेथड कौन कौन से होते हैं सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने के। तो उसमें पहला टॉपिक हमने करवाया कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है। ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी हो रखा है ये सारी चीज। तो पहले टॉपिक की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं जी। सेशन की शुरुआत करता हूं मैं। पहला टॉपिक मैं यहां से लूंगा जी। फेज स्प्लिट सिंगल फेज, या मोटर सीधे कर देता हूं, फेज स्प्लिट मोटर। पता ही है फेज स्प्लिट वाला है। लाइट है नहीं, गर्मी भी हो रखी है। चलिए कोई नहीं, है ना। फेज स्प्लिट मोटर, फेज स्प्लिट मोटर, ठीक है। चलिए फेज स्प्लिट मोटर की बात करें तो इसमें क्या होगा। ऑब्वियसली नाम से ही पता लग रहा है सर, स्प्लिट का मतलब है बांटना। ओके, बांटना होता है। तो फेज को बांटने की कोशिश करें। फेज एक, सिंगल फेज एक ही है, लेकिन जब मोटर को आप चलाओगे तो आपको बांटना पड़ेगा। तो उसके लिए चीजों को समझिएगा, चीजों को समझिएगा जी। ये है मोटर का रोटर। ये क्या है जी? इसका रोटर। ये है मोटर का रोटर, है ना। ये है मोटर का रोटर। आपने देखा था केज टाइप का जैसे, है ना। आइए अब इस पे क्या करूंगा सर, सिंगल फेज में दो वाइंडिंग कनेक्शन करने हैं, और हर वाइंडिंग मैंने एक आपको क्या दिखाया था, यहाँ एक वाइंडिंग और दूसरा एक वाइंडिंग 90 डिग्री पे एक दूसरे के, है ना। और तो हर वाइंडिंग में रेजिस्टेंस भी होता है जी, और इंडक्टर भी होता है ना। तो मैं यहाँ पे कितने वाइंडिंग का इस्तेमाल करूंगा जी? दो वाइंडिंग का। तो मैं बात करूं यहाँ पे मेन वाइंडिंग की, तो मेन वाइंडिंग में सर क्या क्या होगा? सर जो मेन वाइंडिंग होगा, ये लो, मेन फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यही मेन फील्ड यही प्रोड्यूस करता है। तो मेन वाइंडिंग में जरूर बहुत रेजिस्टेंस बहुत कम होते हैं, मेन वाइंडिंग में रेजिस्टेंस बहुत कम होते हैं, लेकिन इसका रिएक्टेंस जो है वो क्या होगा जी? रिएक्टेंस एक्सएम, है ना। ये रहेगा मेनली, ठीक है। इस मशीन में दो, दूसरी बात, दो वाइंडिंग यूज करेंगे, उनकी चर्चा मैं कर रहा हूं। दूसरा है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, क्योंकि इसका इंडक्टेंस भी है और तो रिएक्टेंस भी होगा, और वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अपना होगा। कोई भी वाइंडिंग ऐसा है, क्योंकि कोई भी वाइंडिंग है तो उसमें रेजिस्टेंस तो होगा ना जी। वाइंडिंग यानी है तो कंडक्टर का बना हुआ, तो कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस है, तो उसको वाइंड भी कर दे तो रेजिस्टेंस तो थोड़ा बहुत होगा ही। ओके, ऑक्सिलरी वाइंडिंग की मैं बात करूं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग की मैं बात करूं, तो ये भी वाइंडिंग ऐसा ही रहेगा, है ना। होने के लिए तो वाइंडिंग ऐसा ही रहेगा, लेकिन इस वाइंडिंग में भी क्या होगा जी? इस वाइंडिंग में आपको पता है कि इसमें भी अपना रेजिस्टेंस होगा, तो आरए कोड से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ आरएम किया मेन वाइंडिंग के लिए, आरए कोड रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे? दूसरा ऑक्सिलरी वाइंडिंग के लिए एक कोड रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे जी? एक कोड रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दो बात हो गई जी, दो बात हो गई। वेट अ सेकेंड, दो बात हो गई, ठीक है।
तो अब इन्हीं वाइंडिंग को मैं यहां रिप्रेजेंट करूंगा। तो वाइंडिंग को जो रिप्रेजेंट करते, तो कोई भी वाइंडिंग अगर उसमें रेजिस्टेंस है तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को भी यहां रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपको समझने के लिए यहां क्या करते हैं, वाइंडिंग भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक वाइंडिंग जो है, मेन वाइंडिंग को हमने ऐसे लगा और इसके रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करवा दिया। एक्सिलरी वाइंडिंग है, बिल्कुल सर, और इसके रेजिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर दिया। ये लो, एक यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस्तेमाल कर लिया है ना। आइए, यहाँ एक हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस्तेमाल किया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का हमने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, यानी ये नीचे की ओर जाएगा और नीचे की ओर रहेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, है ना। स्विच ऐसा होगा, ऑन कंडीशन में ऑन रहता है, यानी ये स्विच कैसा रहेगा जी, मैं पहले आप लोग को ये बता दूं। ये स्विच है स्टार्टिंग दौर में, शुरुआत दौर में ये कहाँ रहेगा जी, शुरुआती दौर में मैं बात करूं तो शुरुआती दौर में ये रहेगा जी ऊपर। ये लो, इसका टांग भी चला गया साथ में, गड़बड़। अरे आ जाओ यार। शुरुआती दौर में ये रहेगा इसके साथ, है ना। बाद में ओपन होता है, बाद में क्या होता है जी, ओपन होता है इस स्विच। तो मैं इसको वही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि तुम अगर ऊपर चले जाओ तो मैं इसको अच्छे से समझा दूं बच्चे को। जी, चलिए, सेंट्रीफ्यूगल वाला है, यहाँ देखिएगा, ये जो स्विच होगा, ये लो स्विच, ये लो स्विच। अब ये स्विच देखिए, अभी ये स्टार्टिंग में तो मैंने ऐसे कर दिया है, ये क्लोज रहता है, बाद में ये ओपन होता है। बाद में, चूंकि एक एक चीज क्लियर मैं चाहता हूं आपके दिमाग में, ऊपर से नीचे लगेगा कि पहले ऑफ था बाद में ऑन हुआ। एक्चुअली शुरू में ये क्लोज रहता है, बाद में ओपन होता है। ओके, इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। यहां मेन वाइंडिंग है तो इसका नाम एक्सएम रहेगा। इसी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लिया हूं, दैट इज आरएम। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है जो सपोर्ट के लिए हम मोटर में स्टार्ट किए थे ना। एक वाइंडिंग से मोटर चल नहीं रहा था, दूसरा का इस्तेमाल किए, तो दूसरे वाइंडिंग का भी अपना क्या होगा, एक्सएम होगा, एक्सए होगा, और चूंकि ए यूज कर रहे हैं ऑक्सिलरी के लिए, और यहाँ पे क्या होगा जी, आरए होगा, है ना। यहाँ का आरए का साइज आपको देख के लग रहा होगा कि ज्यादा है ना। मैं पर एक एक चीज बताऊंगा जी। आइए, सिंगल फेज का सप्लाई है, दो वाइंडिंग हमने दे दिया, है ना, दो फेज में बांटने के लिए यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ से कितने अनगिनत क्वेश्चन बनते हैं जी, एक एक चीज की चर्चा करूंगा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यहां से सिंगल फेज की सप्लाई जाएगी, यहाँ पे सिंगल फेज की सप्लाई जाएगी। अब ये दो भागों में बट जाएंगे, दो भागों में जी बट जाएंगे। ठीक है, दो भागों में बट जाएंगे। क्यों, आपको पता है एक ही सिंगल फेज का सप्लाई देते हैं तो रोटर कभी घूमेगा नहीं, रोटर घूमेगा नहीं, है ना, तो नहीं घूम पाता। तो इसके लिए हमने दो वाइंडिंग का इस्तेमाल किया। तो दो वाइंडिंग कहता है कि स्टार्टिंग के लिए तो यूज करना था ना, आपको स्टार्टिंग के लिए यूज करना था। लॉन्ग टर्म इसको लगा क्या करेंगे, अगर मैं कहूँ अगर ये कनेक्शन दोनों वाइंडिंग के, ये घूमने लगा तो कह रहा है इसको हटा भी दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हटाने में भलाई है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक रहेगा तो इससे होकर करंट गुजरेगा तो पावर लॉस होगा। एडिशनल पावर लॉस की कभी चाहत हम रखेंगे जी, कभी नहीं रखेंगे, कभी नहीं चाहेंगे कि एडिशनल पावर का लॉस हो। तो इस वाइंडिंग को नाम यहां देता हूं ऑक्सिलियरी वाइंडिंग। और कंपटीशन में यहां से कितने अनगिनत क्वेश्चन बन जाते हैं, मैं सभी की बारीकी से चर्चा करूंगा। आपके भी ऑब्जेक्टिव यहां से बनेंगे जी, है ना, आपके ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे। सर यहां पे मैं बात करूं, ये कौन है, ये मेन वाइंडिंग, इसको क्या बोलते हैं जी, मेन वाइंडिंग। WDG कर देता हूं, वाइंडिंग का मतलब WDG समझ लेना है, नहीं तो स्पेस कम होता है। चलिए, ये भी रहा मामला सही सर। सिंगल फेज सप्लाई हमने दे दिया है सर, ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई हमने दे दिया है। अब इस मशीन के लिए, अब इसको अगर चलाना है, दो वाइंडिंग दे दिए, जैसे ही आपने सप्लाई दिया, हमने बोला ना कि दोनों फेज में, दोनों में करंट, दोनों वाइंडिंग के जो तो फ्लक्स निकलेंगे। अब देखिए, जब इसको चलाना था तो दो फेज प्रोड्यूस करने थे, दो फ्लक्स, एक फ्लक्स इससे,
तो इससे उत्पन्न फ्लक्स क्या होगा जी, φm, और एक फ्लक्स उत्पन्न करना था इससे क्या उत्पन्न, एक्सिलरी फ्लक्स। दोनों का रिजल्टेंट से क्या प्रोड्यूस होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है जी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और जो रोटर को कट करेगा, जो क्या करेगा जी, रोटर को कट करेगा। ये कैसा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक घूमता हुआ फ्लक्स। दोनों के रिजल्टेंट से जब दो को हम डिफरेंट एंगल पे रख देंगे तो एक घूमता हुआ फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। अब क्या होता है, एक घूमता हुआ फ्लक्स, तो ये जब घूमेगा और रोटर के कंडक्टर को कट करेगा, है ना, क्योंकि ये रोटर के कंडक्टर आपस में क्या होते हैं, शॉर्टेड होते हैं। कैसा होता है जी, आपस में शॉर्ट रिंग होते हैं ना, तो ऑब्वियसली लेंज लॉ फॉलो करेगा और ये घूमना स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर काम करता जी। तो ये है फेज स्प्लिट, नाम है फेज को बांटने की प्रक्रिया से। अब बच्चे कहते हैं कि सर आप जो एक ही चीज में सब चीज करते हो तो लिखने में कंफ्यूजन हो जाता है। तो समझ तो लिए ना सब, तो अब इसको मैं हटा लेता हूं जी, है ना, सबको हटा लेता हूं। ये लो हटा लिया, है ना, नहीं तो बच्चे कहते हैं लिखने में दिक्कत हो जाता है। शॉर्ट रिंग तो रहेगा, शॉर्ट रिंग हमेशा रहेगा। आई होप से एकदम क्लियर होता होगा आप लोगों को। शॉर्ट रिंग तो रहेगा। केज रोटर में हमने आप लोगों को बताया था कंस्ट्रक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर में शॉर्टेड रिंग कैसे होता है, केज रोटर का, है ना। और यही शॉर्ट रिंग क्या होगा, अब यहां से बारीकी से आइए, समझिए जी, समझिए। यही क्या होगा, कट होगा तो इसमें क्या होगा, करंट उत्पन्न होता है। और करंट उत्पन्न होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए ये घूमना कर देता है स्टार्ट, रोटेट कर देता है, एनआर स्पीड से रोटेशन स्टार्ट कर देता है। क्लियर है, क्यों कौन कट किया, क्योंकि ये दोनों फील्ड के रिजल्टेंट से एक क्या हुआ जी, घूमता हुआ फील्ड प्रोड्यूस हुआ, एक घूमता हुआ फील्ड प्रोड्यूस हुआ एन पोल और एस पोल का। ये इसके कंडक्टर कट किया तो एक फिक्स डायरेक्शन में घुमाना शुरू कर देता है। अब कहेगा सर एक फील्ड हटा देंगे तो क्या आरएमएफ होगा, नहीं, तब भी फील्ड का नेचर अल्टरनेटिंग होगा। और एक डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन में अगर घूम रहा है मोटर तो वो उसको उसी डायरेक्शन में घुमाना शुरू करता है, क्योंकि सिंगल फेज का जो वाइंडिंग होता है आपको पता है कि वो दोनों डायरेक्शन से चलता है, तो वो इस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हो जाता है, लेकिन ये घूम नहीं पाता। क्यों, क्योंकि सर इसमें कभी फॉरवर्ड और कभी बैकवर्ड टॉर्क लगते हैं, तो इसके कारण बेचारा रुका रहता है। लेकिन एक दो वाइंडिंग से एक बार अगर जिस डायरेक्शन में घूम गया तो सर आप एक भी वाइंडिंग कर दो तब भी ये घूमता ही रहेगा, तब भी क्या करेगा, घूमता ही रहेगा। सो एकदम लॉजिक आपको। तो इस टाइम क्या उत्पन्न होता है, दो वाइंडिंग के मदद से आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और एक वाइंडिंग की मदद से क्या होता है जी, स्टेशनरी पल्सेटिंग फील्ड। क्या होता है स्टेशनरी, मतलब रुका हुआ, पल्सेटिंग या अल्टरनेटिंग फील्ड, मतलब एनएस 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 होता रहेगा, एनएस एनएस होता रहेगा, घूमेगा नहीं, एनएस एनएस, उसको बोलते हैं स्टेशनरी पल्सेटिंग फील्ड। और दो वाइंडिंग या 3 फेज की मदद से आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसको अच्छे से हमने डिस्कस कर रखा है पहले के क्लास में। ओके, सो अब देखिए मेन वाइंडिंग है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, इसके सहायता से दो फेज में बांट के, एक ही फेज था उसको दो फेजों में बांट के, इसीलिए बोलते हैं फेज स्प्लिट। बांटने की प्रोसेस से हमने इसको घुमाने के कंडीशन को फॉलो करवाया, है ना। तो ये तब ये घूमने लगा। क्लियर है, तो एनआर स्पीड से ये क्या करने लगा जी, घूमने लगा। यही है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब देखिए क्या होता है, आपने सप्लाई दिया, करंट दो डायरेक्शन में जाएंगे। कौन कौन से डायरेक्शन में जाएंगे सर, पहला डायरेक्शन ये और दूसरा डायरेक्शन ये। सर क्या वैल्यू रहेगा, क्या मैग्नीट्यूड रहेगा, वो चाहे मैग्नीट्यूड जो भी है अपने अकॉर्डिंग, यहां जाएगा तो ऑक्सिलरी करंट जाएगा और यहां आएगा तो मेन वाइंडिंग में करंट जाएगा। तो IA का मतलब ये, IM का मतलब ये। सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल CS, ये कब ऑफ होगा, देखिए अब क्या होता है, जो आपने एक बार स्टार्ट करवा लिया मोटर को, ठीक है स्टार्ट करवा लिया, सर स्टार्ट जब करवा लेता हूं मोटर को, अब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच कब ऑफ होता है, ये कब होगा ऑफ, ध्यान से समझिएगा। पहले दो वाइंडिंग से हमने ऑन करवा ली, ये ऑफ करवा कब करता है, आपको पहले बताया, ऑफ एट मोटर रीच एट 70% ऑफ इट्स रेटेड स्पीड, है ना। ये चीजें पहले भी बताया हूं कि मोटर, ये स्विच कब ऑफ हो जाएगा जी, ये कब ऑफ हो जाएगा, जब मोटर अपने स्पीड का 70% अचीव कर लेता है तो फटाक से स्विच अपने आप ऑटोमेटिक ट्रिप करता है, इसीलिए इसको ऑटोमेटिक स्विच भी बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज ऑटोमेटिक स्विच। नहीं दिख रहा है क्या, रेटेड स्पीड ऑफ, थोड़ा सा कैमरा मुझे लगता है चल जाएगा ना काम जी, थोड़ा सा कैमरा मुझे लगता है इधर करना पड़ेगा जी, है ना।
हो जाएगा। ऑफ कब ऑफ होता है? एट मोटर रीच एट 70% ऑफ इट्स रेटेड। कई बार 75% भी कहीं मिल जाएगा तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। 70% भी, 80% तक भी, 80% स्पीड को छूता है उसके बाद उसको ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ कोई कनेक्शन नहीं गया, करंट नहीं गया, यहाँ बाद में करंट नहीं गया, तो यहाँ का पावर लॉस खत्म। सिर्फ करंट यहाँ से जाएगा टोटल करंट और इसको लगातार घुमाता रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका फेज स्प्लिट मोटर काम करता है जी। फेज स्प्लिट मोटर कुछ इस तरीके से काम करता है, इसके बारे में अभी लिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं हर चीज लिखा देता हूं, है ना। इस टाइप के मेथड को, चूंकि इसका हाई रेजिस्टेंस रख के दोनों में फेज डिफरेंस कराया जाता है, दोनों में फेज डिफरेंस हाई रेजिस्टेंस करा के कराया जाता है, इसीलिए इस टाइप के मोटर का दूसरा नाम, इस टाइप के मशीन का दूसरा नाम है रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर क्या नाम है जी? रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर भी इसका नाम है जी। रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर भी इसका नाम है। बहुत गर्मी हो रखी है। रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर भी, तो सिंगल फेज स्प्लिट मोटर का दूसरा नाम क्या है? रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर भी होता है जी, है ना, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। चलिए, एक तो ये है। अब यहाँ से अनगिनत क्वेश्चन पूछेंगे, लैंग्वेज तो मैं लिखवा देता हूँ, है ना। अनगिनत क्वेश्चन पूछेंगे। सर ऑक्सिलरी वाइंडिंग मेन वाइंडिंग आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं? पैरेलल में। बड़ी बार पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, आपको दिखना चाहिए ये वाइंडिंग और ये घुमा के लगा तो पैरेलल में ना आपस में। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग हमेशा आपस में पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। कैसे जी? पैरेलल में। पूछेगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग के किस में कनेक्ट होते हैं? जिस सीरीज में, ये देखिए इसी के सीरीज में ना, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में। ये सब पॉइंट आप लोग को लिखना चाहिए, है ना। मास्टर हर चीज दिखाएगा जरूरी नहीं है, आप लोग को अपने हाथ से कलम चलाना चाहिए, लिखना चाहिए, है ना, कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होता है। नाउ सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑक्सिलरी मेन वाइंडिंग के क्या होता है? पैरेलल में, क्योंकि ये पैरेलल में है जी, इसके पैरेलल में है। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग और सप्लाई आपस में क्या होता है? तीनों पैरेलल में। तीनों क्या जी? पैरेलल में। ये कैसा रोटर है जी? स्क्वायरल केज। कैसा है? स्क्वायरल केज। स्क्वायरल केज रोटर है ये। कैसा रोटर है? स्क्वायरल केज। ठीक है। तो आई होप सो सारे हर एक चीजों को तो आप समझ लियो। यहां भी देखो, अब इसमें रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रखा जाता है। क्यों? क्या? क्योंकि दोनों फेज के अंदर लीड लैग हो। पता चला यहां भी रेजिस्टेंस रख देते, इधर भी खाली रेजिस्टेंस रख देते, तो एक तो फील्ड में प्रोड्यूस नहीं होता। दूसरी बात, यहां भी सेम फेज में चला जाता, वहां भी सेम फेज में। और जब फेज एंगल जीरो हो जाए तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। जब फेज एंगल जीरो हो जाए तो टॉर्क भी जीरो होगा। टॉर्क का एक्सप्रेशन मैंने कराया लास्ट लेक्चर में, क्या? IM इंटू IA इंटू साइन अल्फा, अल्फा जीरो, टॉर्क जीरो। क्लियर? सो आइए now in construction, in given circuit auxiliary winding is connected in parallel। लगभग सभी मोटरों में पैरेलल ही कनेक्ट रहेगा। ठीक है। इन पैरेलल विथ मेन वाइंडिंग इन पैरेलल विथ मेन वाइंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल स्विच एंड ऑटोमेटिक स्विच जिसको आप कहते हो सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जिसको आप कहते हो सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज कनेक्टेड in series with आप लोगों के लिए स्पेशली मैं इतना लिख रहा हूं, नहीं तो हर एक चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं कि बच्चा अपने आप से लिख ले।
नहीं तो इतना नहीं लिखता मैं, है ना, आगे टॉपिक पे बढ़ गया होता। आप लोगों के लिए काफ़ी अलग से काम कर रहा हूँ, है ना। सो पूरे मेहनत करने की कोशिश करेंगे आप लोग। सो क्या कह रहा हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्टेड इन सीरीज विथ एक्सिलरी वाइंडिंग, एक्सिलरी वाइंडिंग, क्लियर है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बड़ा फ्रिक्वेंट पूछे जाते हैं, है ना। सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट at its operate when motor reach up to 70 to 80% of their rated speed, ओके। सो यहाँ पर क्या कह रहा है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो ऑपरेट होता है वो लगभग मशीन अपने 70 से 80% पर जाता है तब ऑपरेट होता है। तो ऑपरेट का काम क्या मतलब ऑफ होता है। ऑपरेट मतलब ऑफ होना, सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज ऑफ, मतलब समझ रहे हैं ना। ऑफ कब होगा, ऑपरेट होना मतलब पहले क्लोज रहता है बाद में ऑफ होता है। क्यों होता है, सेंट्रीफ्यूगल इज स्विच्ड ऑफ, एक्सिलरी वाइंडिंग is mainly used to start the motor. Once motor started, अपने स्पीड का 70-80% तक अगर स्टार्ट हो जाता है, पहुंच जाता है, then disconnect auxiliary winding, to save the पावर को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। नहीं तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का स्क्वायर इनटू ऑक्सिलरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में ये लॉस आपको लगातार देखने को मिलेगा, है ना। दिस लॉस, ये क्या है, एक लॉस है। ये लॉस आपको मशीन के अंदर रेगुलर देखने को मिलेगा जी। ये लॉस रेगुलर क्यों हम कराएं, सिंगल वाइंडिंग में भी ऑपरेट हो रहा है तो इसीलिए हम ट्रिप करवा देते हैं, क्या, बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ओके, नाउ इस वाइंडिंग को रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर क्यों बोला गया, है ना। और एक लाइन और, ये दोनों वाइंडिंग आपस में 90 डिग्री पे शिफ्टेड होते हैं। एक चीज और, बोथ वाइंडिंग इज शिफ्टेड, बोथ वाइंडिंग यानी एक्सिलरी वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग आर प्लेस्ड at 90 डिग्री, प्लेस्ड एट 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री पे हमेशा प्लेस्ड किए जाते हैं। जैसे सपोज दैट ये अगर मशीन है ना, इसके अंदर रोटर है, तो अगर ऑक्सिलरी वाइंडिंग को स्टार्टर पे ऐसा रखा है तो मेन वाइंडिंग को कैसे रखा जाएगा, ऐसा, ताकि दोनों के बीच कितने का एंगल बने जी, 90 डिग्री का, है ना। दोनों के बीच एंगल कितने का बने जी, 90 डिग्री का। अगर मैं कहता हूँ ये मेन वाइंडिंग है और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, जैसे कि नीचे की बात करें, नीचे जैसे दिखाया वैसे दिखा दूं क्या,
चलो सर नीचे जैसे दिखा, यहाँ ऊपर नीचे कर दियो, समझ नहीं आएगा तो जो बता देता हूँ जी। सर नीचे हमने ऐसे दिखाया था, तो इसको ऐसे भी ले सकते हो, है ना। 2 वाइंडिंग है, तो सर एक है हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग और दूसरा है मेन वाइंडिंग, ठीक है, मेन वाइंडिंग। तो दोनों के बीच जो एंगल है, दोनों के बीच जो एंगल है वो हमेशा कितना, 90 डिग्री, है ना। जो मशीन के अंदर ये इंस्टॉल होंगे स्टार्टर, ये स्टार्टर अगर होगा, प्रॉपर नहीं दिख रहा है ना, प्रॉपर सर्कल नहीं बना मशीन के, सॉरी अभी भी सर्कल नहीं बना प्रॉपर, ये लो, है ना, ये लो प्रॉपर सर्कल, ये स्टार्टर है, ये रोटर है। तो दोनों पे, स्टार्टर पे जो स्टेबल होगा अपार्ट 90 डिग्री पे, कितना जी, 90 डिग्री पे। जहां पर यही पे जो अल्फा एंगल होता है, कौन सा, जैसे टॉर्क, डेवलप्ड टॉर्क जो होगा रोटर पे, वो क्या होता है जी, आई एम साइन अल्फा। और ये अल्फा क्या है, ये अल्फा जो है सर, आपको पता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के करंट के 20 का एंगल है, कि करंट के 20 का एंगल होता है, ठीक है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और ये एंगल कौन, ये 90 डिग्री वाला एंगल नहीं, ये तो फेज, ये तो आपका क्या है, ये जो फिजिकली डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री है ना, ये फिजिकली डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन जब दोनों के एंगल, वेव के अंदर जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा, वेव के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वो वाला अल्फा है, ये वो वाला अल्फा जी, ठीक है। ये 0 से 90 के बीच वेरी करेगा, ये क्या करेगा, 0 से 90। तो दोनों का मतलब अलग समझिएगा। ये 2 वाइंडिंग जो प्लेस्ड किए आते हैं 90 डिग्री पे, है ना, 2 वाइंडिंग प्लेस्ड किए आते हैं 90 डिग्री पे हमेशा, है ना। लेकिन जो एंगल है ये फेज के अंदर होगा, यानी फेज के अंदर कौन सा जी, ये इस टाइप के फेज का, है ना। ये पहले भी मैं डिस्कस कर रखा हूं, एक फेज अगर ऐसा जा रहा होगा, अगर मैं कहता हूं एक अगर IM है, तो दूसरा हो सकता है आपका IA हो, है ना। तो ये वाला अल्फा है, ये वेव के अंदर जो होगा वो वाला अल्फा है जी, कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला अल्फा है जी, है ना, ये वाला अल्फा है, ठीक है ना। ये अल्फा अलग है, ये 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट है, 2 वाइंडिंग के बीच डिस्प्लेस, मतलब एक हाथ ऐसे रख दिया, एक हाथ ऐसे रखा, तो 90 डिग्री बना, ये वाला 90 डिग्री है, क्लियर। ये वाइंडिंग का है डिस्प्लेसमेंट, और ये है फेज के अंदर, उसके दोनों करंट के अंदर, यानी इसमें जो IA जा रहा है वो करंट दोनों में होता है ना, जैसे करंट वोल्टेज में कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वाइंडिंग इंडक्टर या रेजिस्टेंस या कैपेसिटर वगैरह लगा के डिस्प्लेस तो करते हैं, और एक करंट यहाँ जा रहा है IA, इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। 9, ये बात हो गई, यहाँ पे सिंगल फेज देने से 2 फेज में बांट दिया। 9 हमने लैंग्वेज इसको लिख दिया। और बात करूं तो इसको क्यों हमें रेजिस्टेंस स्टार्ट बोलते हैं, क्योंकि इस मशीन के अंदर इसके रेजिस्टेंस को हैवी रखा जाता है। क्यों हैवी रखा जाता है, ताकि दोनों के अंदर ज्यादा फेज बन पाए। इसमें हैवी इंडक्टिव नेचर होता है, इसमें हैवी रेजिस्टेंस नेचर होता है। आइए, और उससे क्या होता है, फेज एंगल कैसे बनेगा, आइए मैं बताता हूं। इन ऑक्सिलरी वाइंडिंग टाइम कम बचा है जी, चलिए। इन ऑक्सिलरी वाइंडिंग इट हैव हाई रेजिस्टेंस, इट हैव हाई रेजिस्टेंस, यानी RA जो होता है इसका ज्यादा होता है। बट इन मेन वाइंडिंग it is highly inductive, ओके। सो अगर कई बार ये बोले कि RA बाय XA और RM बाय XM में किसका रेशियो ज्यादा रहता है, कई बार ये भी है। तो इसीलिए जो रेशियो होता है ना, वो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, आपको पता है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम से कम रखा जाता है, क्योंकि इसमें जो मेन वाइंडिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा रखेंगे तो पावर का लॉस लगातार होता रहेगा बहुत ज्यादा, तो उसमें मेनली फील्ड को ज्यादा प्रोड्यूस कराते हैं, पावर लॉस कम से कम कराते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस रनिंग कंडीशन वाला जो टिका रहेगा हमेशा
वो उसको कम रखते हैं और इसको क्या करते हैं, चूंकि स्टार्ट करना है, थोड़ा पावर लॉस भी हो गया, कोई बात नहीं, कुछ ही देर में तो इसको डिस्कनेक्ट कर देगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये ज़्यादा रहता है। तो इस कंडीशन में, और इसका क्या होता है, ये वाला वैल्यू ज़्यादा होता है, ये कम होता है, तो ओवरऑल जो बोले जिस मशीन का ये वैल्यू हमेशा बड़ा होता है। तो कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछता है, कई बार एग्जाम में आपसे ये भी पूछता है कि रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू इट्स रिएक्टेंस ऑक्सिलरी का बड़ा होगा या मेन वाइंडिंग का बड़ा होगा, तो हमेशा ऑक्सिलरी का ज्यादा रखा जाता है। इसको रखने से क्या बेनिफिट मिलता है, इसको रखने से क्या बेनिफिट मिलता है, ये देखिएगा क्या लॉजिक है। क्योंकि मशीन में टॉर्क ज्यादा उत्पन्न कराना है, टॉर्क उत्पन्न कराना आपका टारगेट है जी, टॉर्क उत्पन्न कराना, ठीक है। टीडी जो डेवलप टॉर्क है वो उत्पन्न कराना है IM साइन अल्फा के मदद से। अब देखिए 2 वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंग के बारे में थोड़ा सा समझिएगा जी। दोनों वाइंडिंग के यहां रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, यहां कम रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, तो दोनों के फेजर करंट में कितना का लीडिंग लैगिंग होगा। ये कम रेजिस्टेंस रखते तब ज्यादा लीडिंग लैगिंग होता है या ज्यादा रखते तब होता। आइए इसकी चर्चा कर लो एक बार। फेजर ड्रॉ करते हैं, ये रेफरेंस मैंने लिया वोल्टेज का, ये वोल्टेज को हमने रेफरेंस लिया, क्यों, क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में तीनों वाइंडिंग में, मतलब सप्लाई एक वाइंडिंग और दूसरे वाइंडिंग में रेफरेंस कौन बनता है, वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज ही पैरेलल में है, वोल्टेज को हमने रेफरेंस ले लिया। अगर पहले मेन वाइंडिंग में, मैं कहता हूं मेन वाइंडिंग में एक है मेन वाइंडिंग, तो इसमें क्या है जी, मेन में रेजिस्टेंस कम से कम रखा गया, XM को ज्यादा रखा गया, है ना। ऑक्सिलरी वाइंडिंग के अंदर रेजिस्टेंस को ज्यादा रखा गया, XA को कम से कम रखा गया। इसका क्या एडवांटेज, ये देखिए, अगर ये वोल्टेज रेफरेंस है जी, वोल्टेज अगर इसका रेफरेंस मान लिया मैं, तो फेजर देखिए कैसा बनेगा। मेन वाइंडिंग की चर्चा कर लेता हूं, पहले मेन वाइंडिंग की चर्चा कर लेता हूं, है ना। मेन वाइंडिंग की चर्चा करूं तो XM ज्यादा है, RM ज्यादा है, तो वोल्टेज से कितना लीड करेगा। अगर सर्किट प्योर इंडक्टिव हो तो 90 से करंट लैग करेगा, बिल्कुल करेगा। 90 से करंट लैग करेगा जी, बिल्कुल करेगा। लेकिन इसमें प्योर इंडक्टिव तो नहीं है, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है, तो 90 से नहीं, थोड़ा कम से लैग करेगा। 90 से नहीं तो थोड़ा कम से। ये कौन सा करंट है जी, ये है हमारा सर मेन वाइंडिंग वाला करंट। बोलिए वोल्टेज के रेफरेंस से वो इतना पिछड़ेगा कि नहीं। देखिए कॉन्सेप्ट, ये सब सर्किट थ्योरी में एक एक चीज को इतना डीप में बताता हूं कि कोई बच्चा कह नहीं सकता कि सर दिक्कत होगा। नेटवर्क अगर आपने पढ़ा है कि नेटवर्क को 93 लेक्चर 100 लेक्चर नेटवर्क के मेरे इतने तगड़े होंगे कि आप इलेक्ट्रिसिटी को फोड़ देंगे, है ना, कहीं भी जाके। सो अब बताइए, रेफरेंस वोल्टेज लिया, अब सर ये वाला जो करंट आएगा ये इस अपने वोल्टेज से ज्यादा लैग करेगा। क्यों, ये इसी का वोल्टेज, ये इसको जो अप्लाइड वोल्टेज है और इसी के जाने वाला करंट से लगभग 90 के करीब लैग करेगा। क्यों, क्योंकि भाई इंडक्टिव नेचर बहुत ज्यादा है, रेजिस्टिव नेचर बहुत कम है। तो जब प्योर इंडक्टिव होता है तो 90 का लीड लैग होता है, थोड़ा रेजिस्टेंस है तो कम होगा। क्लियर, एक चीज। अब बचा दूसरा, ये भी तो पैरेलल है, इसी सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल में, यहाँ रेजिस्टिव ज्यादा रखा, इंडक्टिव कम से कम रखा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये वोल्टेज के फेज में जाने की कोशिश करेगा। कहां जाएगा, वोल्टेज के फेज में जाने की कोशिश करेगा जी। तो ये कहां जाएगा, वोल्टेज के फेज में। चूंकि रेजिस्टेंस और इंडक्टर भी है तो वोल्टेज के प्योर फेज में नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा कम रहेगा। ये क्या करेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। तो ये कौन सा करंट है आपका जी, ऑक्सिलरी करंट। अब मशीन, ये है अल्फा, ध्यान से समझिए, दिस इज अल्फा, ये है अल्फा। इन दोनों में जितना लैग गैप हो आपका मशीन उतना बेहतर होगा जी, स्टार्टिंग टॉर्क उतना बेहतर होगा। हालांकि इसको मैं थोड़ा सा और कर्व कर देता हूं, क्योंकि चूंकि उसमें रेजिस्टेंस तो है तो इंडक्टर भी है, तो इस कंडीशन में गैप बहुत ज़्यादा नहीं बना पाता, ऐसा बना देता हूं ना ऑक्सिलरी का। तो यही है जी आपका अल्फा। फाइनली आप अल्फा को समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो। दोनों के करंट का फेज, ऐसा नहीं वोल्टेज और करंट के बीच नहीं, वो तो फेज एंगल होता है, करंट के बीच फेज। सिमिलरली फेज फाई ये फाई के समानुपाती भी होता है जी, है ना। फाई ए के ये किसका हो जाएगा, समानुपाती फाई एम का होता है कि नहीं। चलिए, तो ये वाला एंगल जी अल्फा है। अब इनका रिजल्टेंट देखिए, यहां से यहां बढ़िए, यहां से यहां बढ़िए, ये रिजल्टेंट करंट है इसका, और रिजल्टेंट करंट क्या है इसका, आई।
इंडक्शन मोटर को मेन करंट आ ही जा रहा है, मेन करंट आ ही जा रहा है, तो आपसे कहेगा कि इंडक्शन मोटर में निकलने वाला करंट और अप्लाइड वोल्टेज के बीच फेजर एंगल कितना है, के बीच फेजर एंगल कितना है। ये देखिए अभी लॉजिक समझिए, ये है इसका फेज एंगल फाई। अप्लाइड वोल्टेज, इंडक्शन मोटर पर अप्लाइड वोल्टेज और उसमें निकलने वाला करंट आई जो है, उन दोनों के फेज एंगल ये है। और ये जो अल्फा है द एंगल बिटवीन बोथ करंट, ओके, दोनों का मीनिंग अलग है। अल्फा इज द एंगल बिटवीन, अल्फा इज द एंगल बिटवीन टू करंट, ओके, एंड phi is the phase angle between current and voltage, phase angle between current and voltage। अब ये अल्फा जितना कम हो जाएगा, अगर दोनों फेज में करंट रहेंगे तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो तो टॉर्क जीरो। क्लियर है? सो आई होप सो कि एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में हो गया। इसीलिए कहते हैं कि ये अल्फा बढ़ाने की कोशिश कीजिए दोनों करंट के बीच, चाहे इंडक्टर लगाना पड़े, कैपेसिटर लगाना पड़े, दो कैपेसिटर लगाना पड़े, जितना ज्यादा गैप होगा टॉर्क स्टार्टिंग मोटर का उतना हैवी होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक सिंपल मोटर के अंदर अगर कैपेसिटर के यूज नहीं किया गया हो इंडक्शन मोटर में, तो मतलब फेज एंगल बहुत ज्यादा नहीं होता, तो वो मशीन बहुत ज्यादा ताकतवर के साथ स्टार्ट नहीं होगा। स्पीड हो सकता है पर उसमें बहुत ताकत नहीं हो सकता। वो मोटर में फंसा दो, हाथ से पकड़ दोगे तो रुक जाएगा, चलेगा ही नहीं। लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए तो उसमें कैपेसिटर वगैरह लगाना शुरू करिए, है ना। जैसे आपके घरों के पंखे हैं, इसमें एक कैपेसिटर का इस्तेमाल है, तो ये छोटे मोटर की तुलना में इसका टॉर्क ज्यादा होगा। लेकिन कुछ मोटर डबल टॉर्क वाला होता है, या कुछ सिंगल फेज कैपेसिटर वाला भी होता है, लेकिन उसमें हैवी कैपेसिटर यूज होता है, जो दो करंट के बीच ज्यादा ज्यादा एंगल प्रोवाइड कर दे, तो उसके टॉर्क को अगर हाथ से रोकने की कोशिश किया तो आपको घुमा देगा, वो तो घूमेगा ही। क्यों? क्योंकि उसमें हैवी टॉर्क होता है। तो दो करंट के बीच हमारा टारगेट, जितने भी मेथड होंगे सब में यही टारगेट होता है कि दोनों करंट के बीच कितना ज्यादा गैप प्रोवाइड कर दे ताकि टॉर्क हम मैक्सिमम ले पाए। तो कुछ मोटर ऐसे होते हैं जिसमें कैपेसिटर बहुत कम लो का दिया, या फिर कैपेसिटर देंगे नहीं तो वो धीरे धीरे चलता तो अच्छा स्पीड में चल जाएगा, घूमने के लिए घूम जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या होगा कि उसको हाथ से रोका जा सकता है ना। लेकिन इस पंखे वाले को थोड़ा एफर्ट्स लगेगा, थोड़ा रोकोगे घूमेगा पर रोक सकते हैं। लेकिन वही सिंगल फेज जो पानी फेंकता है उस मोटर को रोक के देखो, जल्दी नहीं रुकेगा। और उससे भी ताकतवर मोटर है, दो मोटर के कैपेसिटर के इस्तेमाल से हम मोटर बनाते हैं। उन मोटर को आप चाहोगे उसके शाफ्ट को क्लोज करने की, ब्लॉक करने की, वो रुकेंगे ना, उखाड़ के फेंक देगा। तो कहीं ना कहीं ये लैगिंग पे लीडिंग लैगिंग वाला खेल रहता है, और इसको करने के लिए कैपेसिटर और इंडक्टर ही बैठा है, और तो कोई ऐसा है नहीं जो दो करंट को फेज में बांटने की कोशिश करे। तो आई होप सो क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में आ चुका होगा एक एक बात कि क्या होता है हमारा फेज स्प्लिट मोटर। आई होप सो एक एक चीज हमने क्लियर किया हुआ है। आगे हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।